सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो विधिवत अध्ययन बामन ने जब किया था, तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित ऊर्जा वाली अवस्थाओं में ही रह सकता है। जैसे कि आपको बताया भी गया था कि अगर उस कक्षा में जा रहा है तो वहाँ कुछ सेकंड ठहरने के पश्चात वो क्या करता है, वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। तो ये भी जरूरी है कि वो कहीं ना कहीं ऐसी अवस्था भी होती है जहाँ पर वो रुक जाता है, तो हम कह सकते हैं कुछ अवस्था में वो रह सकता है। ये अवस्थाएं स्थायी अवस्थाएं कहलाती हैं। बस सीधी सी बात है, आप जहाँ गए वहाँ स्थायी रूप से रुक गए तो इसका मतलब वो जगह आपके लिए क्या है, स्थायी हो गई। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में संक्रमण कर रहा है और स्थायी रूप से वहाँ रुक रहा है तो इसका मतलब वो स्थायी कक्षा ही होती है। चलो, और इसके संगत जो ऊर्जा होती है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं। यानी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ठहर रहा है, जहाँ रुक रहा है, अब कितने समय रुक रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर रुक रहा है तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, एक एनर्जी लेवल बन जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक है। एक हाइड्रोजन परमाणु के लिए Nv स्थायी कक्षा में ऊर्जा क्या होती है, निम्न होती है। आपको ये सूत्र याद करना ही है क्योंकि बार बार काम में आ रहा है और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ये कैसे बना है, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले की, -13.6 अपॉन n² और ये ऊर्जा आती है EV में। तो इसमें सीधा सा एक काम होता है कि n का मतलब है कक्षाएं। प्रथम कक्षा है तो 1 रख दो, कितनी आ जाएगी, -13.6 आ जाएगी। 2 रख दोगे तो 2 का होल स्क्वायर 4 का भाग दे देंगे। ठीक है। इसी प्रकार 3 का स्क्वायर कर देंगे और ये अलग अलग एनर्जी लेवल आपको प्राप्त हो जाएंगे कि प्रथम कक्षा में कितना एनर्जी लेवल है, द्वितीय कक्षा में कितना एनर्जी लेवल, तृतीय कक्षा में कितना है। और इसी प्रकार लास्ट जो अनंत आएगी उसमें क्या हो जाएगी, एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि देखो -13.6 बटा अनंत, तो 1 बटा अनंत क्या होता है, 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर n का मतलब 1 2 3 से कहाँ तक है, अनंत तक क्या होते हैं, ऊर्जा स्तर होते हैं। ठीक है बच्चों, ये ऊर्जा स्तर हो गए। अब ये सभी ऊर्जा स्तर आपको पता है इस सब में क्या आ रहा है, ऋणात्मक ऊर्जा वाले होते हैं। इनमें स्थित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाउंड होते हैं, बंधे होते हैं, किसमें, आकर्षण बंध में, इसलिए यहाँ पर क्या है, नेगेटिव साइन का उपयोग किया गया है। इलेक्ट्रॉन होता है ऐसा, इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर तभी जा सकता है जब उसे क्या दी जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी दी जाएगी। भाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या है, वो आकर्षण बंध में बंधा हुआ है। अब उस आकर्षण को तोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उतनी ही एनर्जी देनी होगी। भाई जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो गुलाम है, उसने किसी से पैसे उधार ले रखे हैं। अब अगर हम उतने ही पैसे जितने उसने उधार लिए हैं उस सामने वाले साहूकार को दे देते हैं, तो वो उसको क्या करेगा, बंधन से मुक्त कर देगा। बंधन से मुक्त कर देगा, फिर वो वहाँ से चला जाएगा। तो ठीक ऐसे ही यहाँ है कि एनर्जी अगर सब में क्या है, नेगेटिव, बिल्कुल है नेगेटिव, तो उस नेगेटिव का मतलब है बाउंडेशन, कि इलेक्ट्रॉन क्या है, बाउंड है। ठीक है, नाभिक के साथ क्या है, बाउंड है, बंधा हुआ है, बद्ध है, और उसे मुक्त करने के लिए हमें उतनी ही क्या होती है, धनात्मक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बोर परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल इन्हीं ऊर्जा अवस्थाओं में हो सकता है, ऊर्जा के अन्य मान अनुमत नहीं है। यानी जो एनर्जी के मान हम निकालेंगे, हम अभी आगे ही बताएंगे आपको, पहले वीडियो में निकाल भी चुके हैं, -13.6, तो वो जो भी एनर्जी आती है उन एनर्जी लेवल्स में ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। चलो, हाइड्रोजन की विभिन्न कक्षाओं की हमने बात की है, और तो उनमें जो ऊर्जाओं के मान है वो देखो, सूत्र आपको फिर से बता रहा हूँ, -13.6 बटा n² EV, -13.6 बटा n² EV। अब इसके अंदर देखो n का मान 1 रख दोगे तो -13.6 सेम का सेम आ जाएगा। 2 रख दोगे तो ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और भाग देने पर आ जाएगा -3.4 EV। 3 रख दोगे यहाँ पर तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो -13.6 बटा 9 भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, -1.51 EV। और ऐसे अगर आप 4 रखते हो तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 16 का भाग देंगे -13.6 में, तो कितना आ गया, -0.85 EV आ गया। प्राप्त होते हैं। n के बढ़ने के साथ कक्षा की ऊर्जा भी क्या होती है, लगातार बढ़ती जाती है। ठीक है, माइनस के अंदर। ठीक है, और अनंत में जाकर क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाती है। अब बच्चों ये जो एनर्जी के मान है इनको आप समझो थोड़ा ध्यान से। क्या, देखिए ध्यान से दीजिए आप कि n बराबर क्या है, आपका 1 है, और n बराबर 1 में जो आपको फॉर्मूला बताया गया था उस फॉर्मूले के अनुसार अगर हम बात करें तो देखो n बराबर 1 हो गया, और फॉर्मूले के अनुसार फॉर्मूला क्या था, -13.6 अपॉन n² EV। ठीक है, तो जब 1 रखा गया तो -13.6, 2 रखा गया तो ये आ गया, 3 रखने पे ये आ गया, 4 रखने पर ये आ गया, और लास्ट अनंत पर क्या आ गया, 0। तो जब भी आप चित्र बनाओ ना तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये स्पेस रखना पूरा, ये मन की मर्जी नहीं है, ये यहाँ पर आपको स्पेस रखना होगा, क्योंकि देखो -13.6 -3.4 कितना गैप है भाई, एक तो -13.6 है और एक -3.4 है, तो यहाँ पर गैप खूब हो गया है। ठीक है, और फिर दूसरा गैप देखिए -3.4 -1.51, तो देखो यहाँ भी कुछ गैप है, लेकिन इससे तो कम है,
इसे तो बहुत कम है, और ये गैप क्या होता है, ज़्यादा होता है। और फिर देखो, फिर इनमें भी कुछ गैप मिलेगा, फिर कुछ गैप, फिर हल्का गैप, फिर कम गैप, तो ऐसे करते करते लास्ट में गैप 0 हो जाएगा। समझ गए ना। तो इस तरीके से आपको ये ऊर्जा स्तर बनाने हैं। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए अगर आपसे ऊर्जा स्तर की बात की जाए तो आपको कुछ इस तरीके से बनाना है। तो मूल अवस्था कौन सी होगी, निम्नतम अवस्था, जो पहली कक्षा है n/1 वो आपकी मूलतम अवस्था है या वो निम्नतम अवस्था है। और ये क्या हो गया आपकी द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, जो भी आपकी जा रही हैं वो सभी क्या होती हैं, वो उत्तेजित अवस्थाएं होती हैं। अब सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, अपनी मूल अवस्था से निकालना है। आपको ये बता दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन केवल बामर के अनुसार केवल इन्हीं कक्षाओं में रह सकते हैं जहाँ पर वो कुछ समय रुकते हैं, और वो क्या होते हैं, स्थायी कक्षाएं। जो हमने एनर्जी लेवल की बात की, ये सभी क्या है, स्थायी कक्षाएं हैं। ठीक है, चलो तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे इसमें बात करेंगे ऊर्जाओं के लेवल के साथ किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन को मूल अवस्था से निकाल सकते हैं, और फिर वो रुकता क्यों नहीं है, फिर क्यों वापस भाग रहा है, ये देखते हैं। तो देखो, न्यूनतम ऊर्जा E1 वाली अवस्था को बच्चों क्या कहते हैं, जो हमने पढ़ा है उसी को हम वापस कर रहे हैं कि इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम बच्चों क्या कहेंगे, मूल अवस्था कहते हैं। कौन सी, जहाँ पर N1 बराबर क्या था, 1 था। उच्चतर ऊर्जा स्तरों में क्या है, E2, E3, E4 कितने भी हो सकते हैं, जो आपको बताई गई थी 2 से 3, 4, 5, 6 अनंत तक ले लो आप, क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी आपकी उत्तेजित अवस्थाएं हो जाएंगी। ठीक है, सीधी सी बात है भाई, पहली कक्षा मूल कक्षा, निम्नतम कक्षा, बाकी सभी कक्षाएं उत्तेजित कक्षाएं। n को क्या कहते हैं बच्चों, मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। जैसे जैसे n का मान बढ़ता है, क्वांटम संख्या का मान बढ़ता है, En का मान क्या होता है, शून्य की ओर अग्रसर होता है। भाई n यहाँ पर हम उस कक्षा क्रमांक के रूप में उसको काम में ले रहे हैं, तो शून्य की ओर अग्रसर होता है, और n पर जाकर अगर अनंत कक्षा आप लेते हो तो ऊर्जा कितनी होती है, शून्य प्राप्त होती है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन परिबद्ध नहीं होता। यदि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा धनात्मक हो तब यह एक मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है, क्योंकि ऊर्जा क्या प्राप्त हो रही है, नेगेटिव प्राप्त होती है, और नेगेटिव को अगर हम क्या कर दें, प्लस में उतनी ही एनर्जी प्रदान कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, वो बंधन से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो आपको मैं बता चुका हूँ कि ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ठीक है, अब जब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमें क्या होते हैं, विभिन्न श्रेणियां प्राप्त होती हैं। हमने कहा उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है, तो जैसे जाहिर सी बात है कि हम ये बात करेंगे उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आ रहा है, तो उच्च कक्षा आप कितनी मानोगे, आप उच्च कक्षा मान लीजिए इसके अंदर अनंत। ठीक है, और अनंत से वो कहाँ आ रहा है, निम्न कक्षा में आ रहा है। तो अगर हम ये बात करें निम्न कक्षा में यानी प्रथम कक्षा के अंदर आ रहा है, तो आप देखिए लाइमैन श्रेणी की बात करते हैं। तो लाइमैन श्रेणी में प्रथम कक्षा में देखो, तो प्रथम कक्षा के लिए उच्च कक्षा कौन सी है भाई, प्रथम के लिए तो द्वितीय भी बड़ा है, तृतीय भी बड़ा है, चतुर्थ भी बड़ा है, इसी प्रकार अनंत भी बड़ा है। तो देखो 2 से आप एक लाइन स्टार्ट करोगे, 2 से आप एक लाइन स्टार्ट करोगे, लाइन सीधी कहाँ आएगी, प्रथम कक्षा में एक तीर का निशान आप यहाँ नीचे दर्शा दोगे। ठीक है, फिर आप तीसरी कक्षा की बात करोगे, तीसरी कक्षा से सीधा आप कहाँ चले जाएंगे, प्रथम कक्षा में लाइमैन श्रेणी में टच करा दोगे। फिर आप चौथी कक्षा की बात करोगे, सीधा आप कहाँ टच कर दोगे, प्रथम कक्षा में टच कर दोगे। इसी प्रकार से हम चौथी कक्षा या पाँचवीं कक्षा और एक एक लेवल ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, इन सब को हम कहाँ ले जाएंगे, प्रथम कक्षा में टच करा देंगे, और ये हमारा स्पेक्ट्रम बन जाएगा। और बीच का जो एनर्जी गैप है वो ध्यान रखना आप, ये गैप भी रखना है, क्योंकि -13.6 और दूसरी कक्षा में कितनी है, -3.4 है, तो गैप ज़्यादा होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया अपनी लाइमैन श्रेणी। लेकिन अब मान लो कि द्वितीय कक्षा में ला रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आप उच्च कक्षाओं से द्वितीय कक्षा में ला रहे हो, तो आप क्या करेंगे, द्वितीय के लिए उच्च कौन सी है, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, ये सब क्या है उसके अनंत तक सब उसके लिए उच्च होंगे। तो तीसरी कक्षा से कहाँ आ गया, दूसरी कक्षा में आ गया, चौथी कक्षा से कहाँ आ गया, दूसरी कक्षा में आ गया, पाँचवीं कक्षा से कहाँ आ गया, दूसरी कक्षा में आ गया। तो यानी सभी अनंत से और ये 3 तक आप लेकर ये सारे कहाँ आ जाएंगे, 2 में आ जाएंगे। इसे हम क्या कहते हैं, बामन श्रेणी कहते हैं। इसी प्रकार देखो पाषाण श्रेणी है, पाषाण श्रेणी में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो तृतीय कक्षा में आएंगे, कहाँ से, चतुर्थ से, पंचम से, षष्ठ से, और लास्ट में अनंत से। और इसी प्रकार से ये आपके ब्रैकेट श्रेणी है, और आगे फुंट श्रेणी मिलती है, तो वो भी इस प्रकार चलती होती है। ठीक है, ब्रैकेट श्रेणी में कहाँ आते हैं, चतुर्थ कक्षा में संक्रमण करता है, और फुंट के अंदर क्या होता है, फुंट के अंदर पंचम कक्षा में संक्रमण करता है। ठीक है बच्चों, तो अब यानी ये सभी तो आपके आगे किस में, ये तो होगी निम्नतम अवस्था में, निम्नतम अवस्था। ठीक है, इसे हम मूल अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, और ये हो जाएंगे हमारी सभी उत्तेजित अवस्था।
उत्तेजित अवस्था। ठीक है, ध्यान रखना आप इसको, लिखा हुआ वैसे अपना। चलो बात करते हैं आगे। अब हम कुछ परिभाषाएं उनके बारे में जान लेते हैं, और सिंपल सी बात है, कोई इसमें टफ वाली बात नहीं, बस अब हमें समझना होगा क्योंकि हम ऊर्जा स्तर की बात कर चुके हैं। सबसे पहले क्या था आपका -13.6, उसके बाद में 3.4। तो अब जो जिस लेवल में जाएगा तो वहाँ कितनी ऊर्जा का उत्सर्जन करता है वो हमें देखना होगा। ठीक है, चलो आयनन ऊर्जा, उत्तेजन ऊर्जा और बंधन ऊर्जा। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, आयनन ऊर्जा की। देखिए आयनन ऊर्जा का मतलब होता है कि अगर क्या किया जाए, एक इलेक्ट्रॉन को न्यूनतम ऊर्जा स्तर में ही, भाई सामान्यतः क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा स्तर में ही रहते हैं। अब परंतु यदि इन्हें ऊर्जा दी जाए तो ये उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। बस सीधी सी बात है। जैसे होता है कई बार कि एक व्यक्ति बिल्कुल गरीब था, लेकिन हमने क्या किया, हमने उसकी हेल्प कर दी, उसको बहुत सारे पैसे दिए, तो उसने क्या किया, उसने उन पैसों को उड़ाना शुरू कर दिया। इसका मतलब वो निम्नतम अवस्था में था, और कहाँ चला गया, वो उच्च कक्षाओं में चला गया, मतलब उच्च कक्षाओं वाले शौक उसने पालने शुरू कर दिए। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन के पास जो न्यूनतम ऊर्जा स्तर में है उसको हम क्या करें, ऊर्जा दे दें, तो वो कहाँ चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। ठीक है, परमाणु की मूल अवस्था में स्थित इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए दी गई न्यूनतम ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। यानी आपने क्या किया, जो निम्न ऊर्जाओं में था उसको आपने ऊर्जा दी, ऊर्जा मिलते ही वो कहाँ चला जाएगा, उच्च ऊर्जा में। क्योंकि निम्न कक्षा से जब उच्च कक्षा में चाहिए तो वो क्या होता है, उसको ऊर्जा का अवशोषण करना पड़ता है, और अवशोषण मतलब उसको आप एनर्जी दे रहे हो तो उसको एनर्जी मिलेगी, तभी तो वो उच्च कक्षाओं में जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार परिभाषा वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे अवशोषित करके परमाणु क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था से सदैव के लिए परमाणु से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, उस परमाणु की क्या होती है, वो आयनन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। आयनन विभव की बात कर लेते हैं, पोटेंशियल। तो देखो, वह त्वरक विभव जिससे त्वरित होकर कोई भारी इलेक्ट्रॉन इतनी ऊर्जा अर्जित कर ले, मतलब ऊर्जा का अवशोषण कर ले कि वह किसी परमाणु से टकराकर उसे भी क्या कर दे, आयनित कर दे, तो उसे क्या कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं। यदि आयनन ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान लिया जाए तो उसका ये जो मान होता है ना, वो क्या होता है, आयनन विभव होता है। यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, सीधी सी बात है। वोल्ट में अगर वो मान है तो वो क्या होता है, उसकी पोटेंशियल कहलाती है, वो उसका आयनन विभव कहलाता है। देखो ये एनर्जी है, ऊर्जा है, और ऊर्जा को किस में लेना है, वोल्ट में लेना है, ईवी में। ठीक है, तो वोल्ट में ले लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, विभव, क्योंकि हमें पता है विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। उदाहरण की बात करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करना है। ठीक है, तो भारी इलेक्ट्रॉन है, उसकी ऊर्जा कम से कम कितनी होनी चाहिए, 13.6 ईवी होनी चाहिए, क्योंकि निम्नतम कक्षा या मूल कक्षा में एनर्जी होती है -13.6। क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन n=1 ऊर्जा स्तर से n=अनंत तक ऊर्जा स्तर या शून्य ऊर्जा स्तर में जाने में ऊर्जा अवशोषित करता है। निम्न से उच्च में जाएगा, ऊर्जा क्या होगी, अवशोषित करनी पड़ेगी। तो E अनंत से E1, यानी हमने क्या किया, पहली कक्षा और लास्ट अनंत कक्षा। तो उच्च कक्षा कौन सी होगी, अनंत वाली, माइनस पहली कक्षा कौन सी है, E1। तो अनंत पर ऊर्जा कितनी होती है, 0 होती है, फिर ये माइनस यहाँ आ गया। और प्रथम कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है, नेगेटिव होती है, कितनी होगी, -13.6 होगी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यानी हमें अगर प्रथम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को मुक्त करवाना है तो कितनी आनी चाहिए, +13.6 ईवी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये इसका उदाहरण हो गया। अब बच्चों इस प्रकार हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होगी, 13.6 ईवी होगी। आयनन विभव कितना होगा, वो होगा 13.6 वोल्ट होगा। ठीक है, सामान्य रूप में किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En हो तो आयनन ऊर्जा कितनी होती है, En बराबर E अनंत माइनस En। भाई ये तो होगी 0। ठीक है, अब E अनंत का मान कितना हो जाएगा, E अनंत का 0, सोल्व कर दिया, E1 बराबर -En। ठीक है, और अब ये किस में लेनी है आपको, ये EV में लेनी है। तो EV में लोगे तो E कहाँ चला जाएगा, बट्टा में चला जाएगा। ये आपका हो जाएगा V1 बराबर -En/E वोल्ट, बट्टा में क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। E का मतलब यहाँ हो जाएगा 1.6 गुणा 10⁻19, उसका अपन भाग दे देंगे, अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। यानी आयनन विभव का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। उत्तेजन ऊर्जा की बात करते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको उसको इतना उत्तेजित करना है, जैसे हम बोलते हैं कई बार कि कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा होता है तो टीचर क्या करते हैं, मोटिवेशन करते हैं कि बच्चों ये करना चाहिए, हमें इतनी मेहनत करनी चाहिए, और उसको कुछ प्रेरक प्रसंग सुनाते हैं, और वो बच्चा इतना मोटिवेट हो जाता है कि रातों रात पढ़ाई करना शुरू कर देता है और खूब पढ़ाई में ध्यान देता है और अच्छे नंबर ले आता है। तो कुछ ऐसा यहाँ करना होता है कि परमाणु को मूल अवस्था से क्या करेंगे, उत्तेजित अवस्था तक लाने में
भाई उत्तेजित अवस्था मतलब है दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा और अनंत तक, ठीक है। तो उसे जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी वो उसकी क्या होगी, वो उसकी उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। यदि nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है, En1 है, ठीक है, और N2 में कितनी है, En2 है, तो उत्तेजन ऊर्जा कितनी हो जाएगी भैया, EXT है, मतलब बाह्य कितनी हो जाएगी, En2 माइनस En1, दोनों को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और उत्तेजन विभव किसे कहते हैं, वो तो ऊर्जा होगी। विभव की बात करें तो वह न्यूनतम त्वरक विभव जिससे त्वरित होकर कोई भारी इलेक्ट्रॉन इतनी ऊर्जा प्राप्त कर ले, पहले वाले में क्या था, अवशोषित कर ले, इसमें प्राप्त कर ले कि वह किसी परमाणु से टकराकर उसे क्या कर दे, उत्तेजित कर दे, और उसमें क्या था, आयनित कर दे। उस परमाणु का क्या कहलाता है, वो उत्तेजन विभव कहलाता है। यदि उत्तेजन ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लिया जाए, सीधी सी बात है, अब हम विभव की बात करें तो विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है, तो अगर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लेते हैं तो उसका जो आंकिक मान है वो बच्चों क्या बन जाएगा, वो उत्तेजन विभव बन जाएगा। उदाहरण की बात करें, किसी परमाणु की उत्तेजन ऊर्जा मान लीजिए 10.2 eV है, तो उसका उत्तेजन विभव क्या होगा, 10.2 वोल्ट होगा। ओके, सामान्य रूप में उत्तेजन विभव की बात करते हैं, फॉर्मूला हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा EVE और E को ले जाओ बट्टा में, ये लीजिए, और वोल्ट के रूप में ये आ जाएगा। बात करते हैं बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा, बंधन तोड़ दो, मतलब गुलाम है उसको आज़ाद करवाना है, तो गुलाम ने जितना उधार ले रखा है वो माइनस है, आप उसको क्या कर दो, प्लस कर दो, क्या हो जाएगा, बंधन से मुक्त हो जाएगा। एक निकाय की बंधन ऊर्जा उस ऊर्जा को कहते हैं जो निकाय के घटकों को अनंत से लाकर निकाय बनाने की प्रक्रिया में क्या होती है, काम आ जाती है, ठीक है। निकाय के घटकों को अनंत तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा बंधन ऊर्जा के बराबर होती है। एक हाइड्रोजन परमाणु में बात करें तो इलेक्ट्रॉन को नाभिक से अनंत दूरी तक ले जाने के लिए कितनी आवश्यकता होती है, 13.6 eV ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो बंधन ऊर्जा है वो क्या होगी बच्चों, वो 13.6 होगी। यानी अगर n बराबर 1 की बात करें तो माइनस 13.6 eV की बात होती है, ठीक है। अब हमें उसको मुक्त करना है तो कितनी आनी चाहिए, तब हमें प्लस 13.6 eV की बात करनी होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रतिरूप या मॉडल, वो भी कौन सा, बोर मॉडल। वैसे बोर मॉडल के बारे में हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ हम बात करते हैं कि क्या कमियाँ रहीं। तो कमियों में आपको मुख्य कमी तो जो थी वो ये थी कि जितनी उन्होंने व्याख्याएं की थी वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के आधार पर की थी। आपने देखा होगा कि Z बराबर 1, कहीं भी उन्होंने Z बराबर 2 नहीं लिखा, तो ये एक सबसे मोटी समस्या रही थी। फिर भी चलो कुछ बातें और भी हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे कि यह मॉडल जो है ना, वो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता, यह मॉडल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता की व्याख्या नहीं कर पाया। स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता यानी जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त हो रहा है और उसमें जो ऊर्जाएं बाहर निकल रही हैं उनमें कितनी इंटेंसिटी है, कितनी तीव्रता है, उसकी बात नहीं कर पाया। सीधी सी बात करके ताकत की बात नहीं कर पाया, ठीक है। यह मॉडल केवल हाइड्रोजन के एकल परमाणु, जो मैंने अभी बताया था, एकल परमाणु के स्पेक्ट्रम यानी Z बराबर 1, Z बराबर 2 तो कहीं आए नहीं, के स्पेक्ट्रम को ही समझाता है। यह अन्य तत्वों के रैखिक स्पेक्ट्रमों की व्याख्या नहीं कर पाया और ये सबसे बड़ी इसकी असफलता थी, ठीक है। यह मॉडल कोणीय संवेग क्वांटीकरण नियम की सैद्धांतिक विवेचना नहीं कर पाया। यानी हमने ये तो पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग क्या होता है, h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, लेकिन उसका कहीं डेरिवेशन या उसको पूरा विस्तार से ये उसको नहीं समझा पाया। अब बच्चों इसको आगे और देखते हैं। यह जो मॉडल है वो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को भी नहीं समझा पाया। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार, जैसा कि आप जानते हैं, क्या होता है कि किसी कण की स्थिति और संवेग का निर्धारण सूक्ष्म वस्तुओं के लिए एक साथ नहीं किया जा सकता है, तो उसे भी ये नहीं समझा पाया, ठीक है। इसके अलावा यह मॉडल इलेक्ट्रॉन की वर्ताकार कक्षाओं के आधार पर गणितीय व्याख्या करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन वास्तव में दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यानी जितनी भी गणितीय विवेचना हम करते हैं उसमें हम इलेक्ट्रॉन का जब भी मैथमेटिक कैलकुलेशन करते हैं ना, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, 2πr वर्त की परिधि, यानी हम उसको वर्त या वर्त का सतह πr², उसको वर्त के आधार पर क्या करते हैं, गणितीय विवेचना करते हैं, ठीक है। लेकिन वास्तव में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यह मॉडल विद्युत क्षेत्र व चुंबक के क्षेत्र में जो विभाजन होता है, ठीक है, विभाजन होता है इसके द्वारा स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विभाजन को नहीं समझा पाया। अगर हम बात करें इन विभाजन की तो ये तो हो गए हमारी असफलताएं, और विभाजन के साथ देखें तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं में अगर विद्युत क्षेत्र की बात की जा रही है,
आपके विद्युत क्षेत्र में क्या हो रही हैं, विभाजित हो रही हैं। तो इस घटना को कहते हैं बच्चों स्टार्क प्रभाव, विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विभाजित होने की घटना। और चुंबकीय क्षेत्र में ये हो जाएगा जीमान प्रभाव। चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विभाजित होने की घटना को बच्चों हम क्या कहते हैं, जीमान प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों बहुत शानदार टॉपिक है, एग्जाम में आया हुआ है और दोबारा भी आ सकता है। बोर के क्वांटमीकरण के द्वितीय अभिगृहित का द ब्रोगली के द्वारा स्पष्टीकरण। बिल्कुल आराम से आप सुनिए इसको, बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। देखिए हमें पता है कि बोर के क्वांटमीकरण प्रतिबंध के अनुसार इलेक्ट्रॉन उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, ये लीजिए आपका पूर्ण गुणज होता है, अर्थात mvr बराबर nh/2π। ओके, तो इस प्रतिबंध को हमें स्पष्ट करना है किसके द्वारा, द ब्रोगली के द्वारा। चलो बात करते हैं। द ब्रोगली के अनुसार गतिशील द्रव्य कण जो होती है ना, उसकी प्रकृति कैसे होती है, तरंग प्रकृति होती है कि गतिशील जो आपके कण होते हैं उनको तरंगों की तरह व्यवहार करने चाहिए। ये बात किसने कही थी, द ब्रोगली परिकल्पना ने कही थी। इसलिए ये तरंगें क्या होती हैं, अप्रगामी तरंगों की तरह भी हो सकती हैं। ठीक है, अप्रगामी तरंगें आपने 11th साइंस में पढ़ी थी कि अगर इस प्रकार से ये देखो यहाँ चली गई और एक इधर से ये आ गई, तो ये होती हैं अप्रगामी तरंगें। इनमें ऊर्जा का संचरण दोनों तरफ से होता है। ठीक है, तो ये बन जाएंगी आपकी अप्रगामी तरंगें। ओके, जिसके लिए यह आवश्यक है कि उसकी तरंग दैर्ध्य उसकी कक्षा की परिधि से गुणज में होनी चाहिए। यानी सर्किल देखो, सर्किल हर सर्किल सेम साइज का बन रहा है, ये तो इसका मतलब तरंग दैर्ध्य क्या होगी, उसकी कक्षा की परिधि से क्या होगी, गुणज में होगी, यानी लैम्डा के गुणज में होगी। कौन, परिधि। देखो ये बन गया चित्र। अब देखो आप कहीं से अप्रगामी तरंग का है, तो चलो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक स्टेप है। ठीक है, तो एक स्टेप ये हो गया, एक स्टेप ये हो गया, तो ये होगी एक अप्रगामी तरंग, और एक इधर से आएगी, ये आ गई। तो दोनों तरफ से वो क्या होती है, गति करते हैं विपरीत कलाओं में। ठीक है, अब देखो एक तो ये हो गया और एक ही हो गया, दोनों का मिला दें तो क्या बन जाएगा, वर्त बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, वर्त बन जाएगा। अब वर्त बन जाएगा तो उसकी लाइन होती है, वो होती है वर्त की परिधि। ठीक है, और वर्त की परिधि क्या होती है, 2πr। अब ये लेमडा हो गई, तो इसी प्रकार से एक और लेमडा, इसी प्रकार से एक और लेमडा, फिर एक और लेमडा। तो ये क्या है, ये आपको लेमडा की गुणज मिलेगी, n लेमडा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना, इसी प्रकार से n लेमडा। चलो बात करते हैं, 2πr बराबर n लेमडा। क्लियर। अब द ब्रोगली के अनुसार होता है लेमडा इक्वल h/p। कोई दिक्कत नहीं है, p का मान हमें पता है, रैखिक संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग, यानी p बराबर mv। ओके, p बराबर mv हो गया। अब देखो यहाँ से सोल्व करना है, क्या करेंगे, शर्त क्या है, शर्त है 2πr वर्त की परिधि होनी चाहिए, तरंग दैर्ध्य का गुणज। ओके, तो हमें क्या करना है, n लेमडा, लेमडा का मान ले आओ ऊपर से, ये लीजिए h/mv। ठीक है, अब h/mv हो गया और फिर इसमें 2π इधर है। ओके, अब करना क्या है, हमें तो इस mv को ले जाना ऊपर ताकि ये r से गुणा हो जाए और क्या बन जाए, mvr, और 2π को ले जाओ नीचे, यहाँ पर केवल क्या है, 2π है। तो अब देखो mv गया ऊपर, तो ये हो गया आपका mvr बराबर nh बटा में आ गया 2π। क्या बन गया आपका, नील्स बोर की द्वितीय टर्म्स गणितीय सूत्र प्राप्त आपको हो गया। तो इस प्रकार से हमें द ब्रोगली के द्वारा बोर के क्वांटमीकरण प्रतिबंध का सत्यापन करना था। बिल्कुल आसान है। किताब का बच्चों उदाहरण है, उदाहरण नंबर 3। बात करते हैं कि प्रयोग द्वारा यह पाया गया कि हाइड्रोजन परमाणु को एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन में पृथक करने के लिए 13.6 eV ऊर्जा की आवश्यकता है। हाइड्रोजन परमाणु में कक्षीय त्रिज्या तथा इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कीजिए। तो कक्षीय त्रिज्या निकालनी है और इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना है। चलो कर देते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। कुल ऊर्जा हमें दी हुई है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऋणात्मक प्रकृति की होती है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज कर दिया हमने किस में, जूल में, क्योंकि 1 eV में होता है 1.6 गुणा 10⁻⁹ जूल होता है। अब जब हमने ऊर्जा की बात की थी तो E बराबर आपके आया था -E² 8πε0 r, और हमने यहाँ पे इसको अलग अलग कर दिया। क्यों, क्योंकि k का मान होता है 1/4πε0, इसलिए। तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें आपके नहीं होनी चाहिए। 4 और 2 को अलग अलग कर रखा है और सूत्र वही है जो हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो देखो r की बात करें, यहाँ से r को यहाँ भेज दो क्योंकि e का मान हमें दिया गया है। लीजिए अब देखो E² का मान
ई स्क्वायर का मान रखना है आपको 1.6 गुणा 10⁻19, ठीक है। थोड़ा छोटा कर दिया, कैसे भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन जो है ना, इसको आप कर दीजिए 9 गुणा 10⁻9 मतलब कूलाम नियतांक बटा में। देखो ये सोल्व हो गया। अब 2e, 2 और ई किस में आएगा, जुल में आएगा। जब भी गुणा भाग करते हैं तो उसको जुल में उसकी वैल्यू रखेंगे, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं। सोल्व करते हैं, हमारा आंसर आ गया। और गुणा भाग नहीं भी हो तो याद रखना प्रथम कक्षा के लिए कितनी आती है, 0.529 एंगस्ट्रॉम, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब गति ऊर्जा ई की बराबर होता है 1/2 mv², ठीक है। 1/2 अकेला mv² बराबर होता है इसके। अब आप कहें सर कैसे, चलो बात करते हैं। प्रथम परिकल्पना, इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों ओर तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव, और प्रोटॉन नाभिक का धनावेश भाई पॉजिटिव। दो आवेशित कणों के मध्य लगता है विद्युत बल, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो उसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल उसको मिलता है कूलाम बल से, दोनों धनावेश और ऋणावेश के मध्य लगने वाले विद्युत बल से। तो ये हो गया अभिकेंद्रीय बल बराबर के ZE²/R², एक R कट गया, क्या बच गया mv² बराबर के ZE²/R। अब इसके 1/2 कर दो, क्योंकि ये अकेला mv² मान तो आपके यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। के की जगह यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, ओके। और बराबर क्या हो जाएगा, -E। सोल्व कर दीजिए, क्योंकि आंसर आ गया ना ई का ऊर्जा के लिए। अब v² बराबर क्या होता है, 2E/m। अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि देखो 2E/m बट्टा में आ गया। और सोल्व कीजिए, 2 गुणा ऊर्जा का मान -13.6 EV को चेंज कर दिया जूल में, m द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का 9.1 गुणा 10⁻31 kg। सोल्व कर देंगे और रूट लेने के बाद में हमारा आंसर आ जाएगा 2.186 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू भी ऐसी थी जो हमने टॉपिकों में की थी, और वहाँ अगर हमें याद है तो हम यहाँ इसको डायरेक्ट रख सकते हैं, हमें गुणा भाग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका एग्जाम्पल है 4। क्लासिकी विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन के चारों ओर परिक्रमी इलेक्ट्रॉन, बुक में परिक्रमी है, इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की प्रारंभिक आवृत्ति परिकलित कीजिए। चिरसम्मत विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार हमें पता है कि जो तरंग की जो आवृत्ति है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो आवृत्ति है, वो इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण आवृत्ति यानी v/2πr के क्या होती है, समान होती है। कोई दिक्कत नहीं है। अब कक्षा की त्रिज्या की अपन बात कर रहे हैं। कक्षा त्रिज्या आपको पता है 0.53 × 10⁻10 मीटर। प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन वेग जस्ट पहले एग्जाम्पल में निकाला भी है, 2.186 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड। सोल्व करते हैं आवृत्ति, ठीक है भाई। वैसे आप नहीं समझाया तो आप ऐसे कर सकते हो, v बराबर क्या होता है, c/λ। c यहाँ पर क्या हो गया, माध्यम में वेग हो गया। लैम्डा किस कोटि में है, वर्त की परिधि के कोटि में, 2πr में, तो क्या आ जाएगा, v/2πr आ जाएगा। मानक दो, v का मान फिक्स है, r का मान फिक्स है, 2π का मान फिक्स है। ये हमने सॉल्व कर दिया और हमारा आंसर आ गया हर्ट्ज में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज होता है। चलो उदाहरण में 5 है कि 10 kg का कोई उपग्रह है 8000 किलोमीटर त्रिज्या की एक कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर प्रत्येक 2h में लगाता है, 2h मतलब 2 घंटे में। यह मानते हुए कि बोर का कोणीय संवेग का अभिगृहित उसी प्रकार उपग्रह पर लागू होता है जिस प्रकार की यह हाइड्रोजन के परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, मान्य है। उपग्रह की कक्षा की क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए, n का मान ज्ञात करना है। चलो बात करते हैं। m का मान 10 kg, 8000 किलोमीटर क्या हो गया, 8 × 10⁻6 मीटर, 1 किलोमीटर में 10⁻3 मीटर होता है ना, तो ये 10⁻6 मीटर हो गया। 2 घंटे मतलब 3600 सेकंड होती है 1 घंटे में, तो 2 में कितनी हो जाएगी, 2 में हो जाएगी 7200 हो जाएगी। उपग्रह का वेग कर देंगे भाई 4 बार दूरी बटा समय, तो वर्ताकार कक्षा दूरी क्या होगी 2πr, और समय क्या होगा उसका आवर्तकाल, तो 2π। r का मान हमें पता है, t का मान हमें पता है, सोल्व कर दिया हमने, ये एक मान आ गया किसका, उपग्रह के वेग का। अब बात करें क्वांटम अभिगृहित की, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग क्या होता है, h/2π का गुणज होता है, अर्थात कोणीय संवेग होता है mvr बराबर nh/2π। तो हमें तो n का मान निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, nh/2π था आपका। तो आपने क्या किया, nh/2π के लिए देखिए आप इसमें यहाँ से 2π को तो अपन भेज देंगे इधर, तो आपने वो निकालना n, तो हो जाएगा 2π mvr और बट्टा में आ जाएगा h बराबर n, ठीक है। 2π mvr बट्टा में आ गया h।
ओके, तो 2 पाई का मान हमें पता है, ये आप इसमें मान रख देंगे। तो 3.14, एम का मान कितना है 10 kg है, ठीक है। वी हो गया, वी आर का मान भी हमारे पास है 8 × 10 का अच्छा है, और एच का फिक्स होता है 6.626 × 10⁻34, और ये हमारी वैल्यू आ गई। ये क्वांटम संख्या बहुत बड़ी है जो कि चीज़ समझ भौतिकी के परिणामों के निकट परिणाम ही प्रदान करती है, यानी बड़ी संख्या है, तो ये उनका जो रिजल्ट है वो हमें प्रदान करती है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने इस ऊर्जा स्तर की वीडियो में गणितीय विवेचना के साथ ऊर्जाओं का अध्ययन किया है कि ऊर्जा स्पेक्ट्रम किस प्रकार से अपने अपने लेवल्स के अंदर रहते हैं, और जब उन्हें लेवल चेंज करने होते हैं तो हमें उन्हें या तो उत्तेजन विभव या आयनन विभव के लिए हमें क्या होती है, उनकी आवश्यकता होती है। तो बच्चों अब हम इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।